बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि आप सेमिनार किस तरह तैयार कर सकते हैं। और आज की वीडियो बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हवाले से है, लेकिन इस वीडियो के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा बच्चों को कि किस तरीके से आपने अपने सेमिनार टॉपिक के हवाले से चीज़ें डाउनलोड करनी है, कौन सी चीज़ें डाउनलोड करनी है, कौन सी नहीं करनी, किस तरीके से इसको चलाया जाए। दूसरे नंबर पर बताऊंगा कि बेसिक सेटिंग्स पावर पॉइंट में किस तरह इनको अरेंज करना है, कौन से बेसिक मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में कौन सी चीज़ें बेहतर हैं जो आपको करनी चाहिए। और आखिर में फिर कुछ फिनिशिंग टच के हवाले से बात होगी, उसमें हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं, प्रेजेंटेशन को और खूबसूरत कैसे बनाना है और आप कैसे उसको अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह इस वीडियो में बात करते हैं। अच्छा जी, अब बात होती है कि हाउ टू कलेक्ट द टॉपिक मटेरियल फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि थिंक, सोचिए। क्या सोचना है? सोचना यह है कि आपके इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं या कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करनी ज़रूरी है। आपका दिमाग इसके बारे में क्या कहता है, उसकी बाउंड्रीज डिसाइड कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है कि आपको टॉपिक मिला कि यूजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक इन हॉर्टिकल्चर। तो आप इसके बारे में सोचते हैं, आप कहते हैं क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। आप कहते हैं डेफिनेशन तो सबसे पहले आएगी कि हाइड्रोपोनिक होता क्या है, चलें ठीक है। दूसरे नंबर पे आप कहते हैं अगर उसकी कोई टाइप्स हैं तो मैं टाइप्स इसके बारे में बयान कर दूंगा या कर दूंगी। तो आप कहते बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम आनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, फिर आप कहते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल होती हैं या कौन कौन सी क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर की हैं जिसमें यह सिस्टम इस्तेमाल होता है। बिल्कुल हो सकता है। कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोपोनिक टू कन्वेंशनल सिस्टम, इसके ऊपर बात हो सकती है। प्रोस एंड कॉन्स, इसके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट बताए जा सकते हैं। अच्छा, क्रॉप्स ग्रोन में बहुत बड़ी साइंस है। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स तीनों चीज़ें आती हैं। कौन सी चीज़ लेकर जानी है, कौन सी नहीं, तो इसकी बाउंड्रीज आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो अभी आप लेकिन पहले अगर कागज़ पे इस तरह कुछ पॉइंट्स लिख लें कि ये पॉइंट्स मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि ये मुझे अपने प्रेजेंटेशन में डालने चाहिए, तो मेरे ख्याल में आपके लिए बेहतर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि आप अपनी कॉपी के ऊपर तमाम हेडिंग्स लिख लें और एक छोटा सा इस तरह का फ्लो चार्ट बना लें, जिस तरह मैंने भी आपको नीचे बनाकर दिखाया है। सिर्फ दिमाग में रखना काफ़ी नहीं है, दिमाग से चीज़ें भूल जाती हैं, बेहतर है अपनी कॉपी के ऊपर लिखें ये हेडिंग्स जो हमने अभी डिस्कस की हैं। तीसरे नंबर पर जो एक्चुअली काम करना होता है वो क्या है कि आप गूगल सर्च कीजिए या किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और चीज़ों को डाउनलोड करें। इसमें सर्च करने में क्या है कि मैंने लिखा है कि राइट एवरी बिट्स ऑफ द डिटेल इन वर्ड और पावर पॉइंट। जो जो चीज़ें आपको गूगल से मिलती हैं उनको पहले आप डाउनलोड करते जाएं और अपने पावर पॉइंट या वर्ड की को फाइल एक बना लें, उसके अंदर उसको पेस्ट करते जाएं। एग्जाम्पल देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए फ्रूट्स में मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि स्ट्रॉबेरी, टोमेटो और सिट्रस इसमें ज़्यादा काम हुआ है हाइड्रोपोनिक पे। इसके अलावा मुझे फ्रूट्स इतने ज़्यादा नहीं मिले, तो मैं ये 3 क्रॉप्स अपने बाउंड्री देखे मैंने डिसाइड की हुई थी, तो मुझे आसानी होगी। मैंने कहा ओके मैं इन 3 क्रॉप्स को लेकर चलूंगा। इसी तरह मैंने वेजिटेबल्स की बात की तो मैंने देखा कि वेजिटेबल्स में मेरे पास 5 या 6 क्रॉप्स थी जो स्टडी हुई हुई हैं। तो इसमें लेटस, स्पिनच, पोटैटो, टोमेटो, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, इनको मैंने अपने सेलेक्ट कर लिया वेजिटेबल्स के हवाले से। इनके ऊपर मुझे डाटा इजीली अवेलेबल था और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा पब्लिश हुआ है। फ्लावर्स में मैंने देखा कि रोज़, क्राइसेंथेमम एंड ट्यूबरोज, बहुत सारे फ्लावर्स पर काम हुआ था, लेकिन मैंने ये 3 उसमें से चूज़ कर लिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पर, तो फिर आप अपने दिमाग से काम लीजिए। हर चीज़ को प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो सिर्फ जो चीज़ें आप, जितनी चीज़ों को उठा सकते हैं, जितनी चीज़ों को आप बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ उतनी चीज़ें लेकर चले। आपसे यहाँ पर ये सवाल नहीं होगा कि आपने फलां क्रॉप क्यों नहीं डिस्कस की, तो आपने फलां क्यों नहीं डिस्कस की। आपने जस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन बनानी है। उसके लिए जो हमने पहले ये बाउंड्रीज डिसाइड कर ली हैं, ये काफ़ी हैं। आखिरी चीज़ होती है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को रिफाइन कैसे करना है, उसको और खूबसूरत कैसे बनाना है। उसमें मैंने बताया है कि मेक इट मोर अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेस बोरिंग। प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि इंसान उसको सुनता रहे और उससे बोर ना हो। अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देंगे प्रेजेंटेशन में तो फिर तो उसको देखने को भी दिल नहीं करेगा। तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि स्लाइड्स की कौन सी बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपना मटेरियल अरेंज करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला सवाल जो अक्सर बच्चे करते हैं कि सर स्लाइड नंबर कितना होना चाहिए। ऑल दो ये टॉपिक डिपेंडेंट होता है कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, उसके हवाले से स्लाइड्स बनती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में 8 से 15 स्लाइड्स एक स्वीट स्पॉट है जिसके अंदर आप अपनी बात को अच्छी तरीके से बयान कर सकते हैं।
अगर आप 15 से ऊपर जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अगर 8 से नीचे रहेंगे तो बहुत थोड़ी होती हैं। लेकिन फिर यहाँ पर मैं एक बार वाज़ेह कर दूँ कि ये टॉपिक डिपेंडेंट है, ये कोई हदीस नहीं है। आपकी अगर आपका टॉपिक बड़ा है और आपके पास मटेरियल ज़्यादा है तो ये 15 से बढ़ भी सकती हैं, और अगर आपका टॉपिक छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 सर ने कहा है सर 15 स्लाइड्स बनानी हो तो 15 पूरी करनी है। आप चाहे तो उसको 8 में या 7 में भी पूरा कर सकते हैं। एक गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं स्लाइड्स बनाने में वो ये कि वेस्ट स्लाइड्स बहुत डालते हैं। फॉर एग्जांपल पहली स्लाइड में बड़ी सारी एक बिस्मिल्लाह लिख देते हैं, दूसरी स्लाइड में बड़ा सारा करके अपना नाम लिख देते हैं, तीसरी स्लाइड में एक अपना सिर्फ टाइटल लिख देते हैं, चौथी स्लाइड के अंदर कंटेंट्स डाल देते हैं, जो कि ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं ऐसे होनी चाहिए। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से स्लाइड्स को बनाना चाहिए। इसमें आप देखें कि एक ही स्लाइड मैंने ये डिज़ाइन की है, इसके अंदर ऊपर टॉप पे मैंने बिस्मिल्लाह लिख दी, उसके सेंटर में टाइटल लिख दिया, और आपका जो पर्सनल डिटेल्स हैं स्टूडेंट की वो एक साइड पर या सेंटर में करके डिटेल्स लिख दी, सुपरवाइज़र का नाम भी उसी के अंदर नीचे लिख दिया। बाज़ बच्चे ये भी गलती करते हैं कि सुपरवाइज़र का नाम और अपना नाम इकट्ठा लिख देते हैं, और सुपरवाइज़र के नाम के नीचे फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो मैंने अभी आपको अरेंजमेंट एक दिखाई है, ये अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है। इसमें आप देखें कि नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्री आपकी इकट्ठी एक जगह पर आ रही है, और सुपरवाइजर नेम जो है वो बॉटम में नीचे नजर आ रहा है। तो ये स्लाइड्स के हवाले से एक जनरल डिटेल के स्लाइड्स किस तरह बनानी है। कलर स्कीम एंड फॉन्ट अगली कहानी जो है, जो कि बहुत अहम है कि कलर स्कीम कैसे आप बनानी है, कलर कौन सी कलर स्कीम रख सकते हैं, फॉन्ट साइज कितना रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यूज कंट्रास्ट कलर्स, हमेशा ऐसे कलर्स इस्तेमाल करें जो एक दूसरे के ऊपर उठे। ठीक है, मतलब वाइट के ऊपर ब्लैक अच्छा लगता है, ब्लैक के ऊपर वाइट अच्छा लगता है। हमेशा कोशिश करें, मैं पर्सनली भी इसको पसंद करता हूं और मैं इसको रिकमेंड भी करता हूं कि बैकग्राउंड हमेशा लाइट कलर का रखें और उसके ऊपर डार्क कलर के फॉन्ट से लिखें। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने कहा कंट्रास्ट कलर, तो ये भी तो हो सकता है कि डार्क कलर का बैकग्राउंड रखें ऊपर व्हाइट कलर से लिखें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को किसी प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमारे प्रोजेक्टर्स 4 के रेजोल्यूशन के नहीं हैं बल्कि बहुत नॉर्मल रेजोल्यूशन के चलते हैं, और दिन के वक्त आमतौर पर प्रेजेंटेशन हो रही होती हैं। दिन के वक्त दीवार के ऊपर ब्लैक कलर इतना अच्छा पोर्ट्रे नहीं होता, और इसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी मध्यम और पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि व्हाइट कलर का टेक्स्ट पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके बरक्स ये अगर आप इसको इस तरीके से बनाएं कि आप व्हाइट कलर का बैकग्राउंड रखें और डार्क कलर की फॉन्ट रखें, तो वो पढ़ना फिर भी कदरे आसान हो जाता है। तो मैं पर्सनली इसको रिकमेंड करता हूँ पहले वाली सेटिंग को। अक्सर ऐसा होता है आप डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, बाद बच्चे डार्क रेड कलर इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड में, या डार्क ग्रीन कलर इस्तेमाल करते हैं, जो कि लैपटॉप पे तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है, स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा। ये जिस तरह अभी ये रिकमेंडेड की डॉटेड लाइन आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे किसी वॉल के ऊपर प्रेजेंट करेंगे या किसी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करेंगे, तो ये कोई इतनी अच्छा लुक नहीं देती वहां पर, और बल्कि बाद दफ़ा ये बुरा इंप्रेशन दे रही होती है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ वाइट बैकग्राउंड। ये फिर वही बात आ गई। अगर आप डार्क कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि ब्लू, रेड और ग्रीन कलर, इस तरह के जो बेसिक कलर हैं इनको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि पर्पल या कोई डिफरेंट और किस्म के शेड्स इस्तेमाल किए जाएं, वो ना करें। अच्छा, अब यहाँ पर फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करना है। फॉन्ट मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि सैंस सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल करें। सैंस सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं कि जिनके अंदर आप देखते हैं कि डॉट्स नहीं लगे। अगर आप ऊपर देखें तो मैंने जो लिखा ना कलर स्कीम एंड फॉन्ट हेडिंग, इसमें जो कलर स्कीम लिखा हुआ है ये सैंस सेरिफ फॉन्ट में लिखा है, और जो फॉन्ट्स का वर्ड मैंने लिखा हुआ है वो मैंने सेरिफ फॉन्ट में लिखा है। सेरिफ फॉन्ट में आपको छोटे छोटे डंडे नजर आएंगे हर वर्ड के ऊपर और नीचे, तो दीज आर कॉल्ड सेरिफ फॉन्ट्स, जिनके अंदर ये डंडे लगे होते हैं। और जिनमें ये डंडे ना लगे हों उनको सैंस सेरिफ बोलते हैं। और सैंस सेरिफ फॉन्ट जो होते हैं ये आमतौर पे पढ़ने आसान होते हैं, ये इतने ज़्यादा आपस में गुडमुड नहीं होते, आपस में ये मिक्स नहीं होते, और ये ज़रा एक ओपन लुक प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जबकि जो सेरिफ फॉन्ट्स हैं ये वैसे रिकमेंड कह लें कि ऑफिशियल राइटिंग में तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर आप इनको प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करेंगे ना तो ये बहुत आपस में मिल जाते हैं, इनके डंडे आपस में मिल जाते हैं, और ये दूर से ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या कोई बहुत ही तंग तंग करके किसी ने कुछ बात लिखी हुई है। तो बेहतर है कि कैलिबरी, एरियल, ये फॉन्ट्स इस तरह के आसान फॉन्ट है, मज़ेदार फॉन्ट है। ये ऊपर एरियल ही चल रहा है जो आपके हेडिंग में इस वक्त चल रहा है, और नीचे ये कैलिबरी चल रहा है जिसमें आप पढ़ रहे हैं इस वक्त फॉन्ट को। तो इस इनको इस्तेमाल करें।
अच्छा, साइज साइज कितना इस्तेमाल करना है। कीप द फॉन्ट साइज ऑलवेज बिगर देन 28 पॉइंट्स फॉर जनरल लाइंस। ये जो नीचे आप लाइनें पढ़ रहे हैं ये इस वक्त 28 में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये 28 कम से कम होना चाहिए ताकि पढ़ना आसान हो। 28 से कम ना करें, 28 से बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो हेडिंग्स हैं उनका फॉन्ट कोशिश करें कम से कम 32 पॉइंट्स या इससे ज़्यादा का रखें, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर हेडिंग, ठीक है। और हेडिंग हमेशा कोशिश करें एक लाइन में लिखने की, हेडिंग कभी भी दो लाइनों की नहीं होती। तो बाद दफ़ा बच्चे फॉन्ट इतना बड़ा कर देते हैं कि वो हेडिंग दो लाइनों में चली जाती है। फॉन्ट थोड़ा छोटा करें ताकि हेडिंग एक पूरी लाइन में आ जाए। अब हम कुछ बात करते हैं हेडिंग्स के ऊपर और टेक्स्ट लिमिट के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि हेडिंग में या तो बुलेट्स डाल देते हैं या हेडिंग के एंड पर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो हेडिंग कभी भी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं होती। इसको हेडिंग ही बना रहने दें। आमतौर पर ना तो इसके पीछे कोई बुलेट लगाएं और ना ही इसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क लगाएं। हाँ, अगर आप नीचे कोई फर्दर सब हेडिंग्स बना रहे हैं जिसमें आप पॉइंट्स डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो फिर आप उसके अंदर नंबरिंग लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जैसे ऊपर ये देखें हेडिंग लिखी है वो मैंने उसमें कोई नंबर नहीं लगाया शुरू में हेडिंग के और कोई मैंने एंड पे उसके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। अच्छा, हेडिंग इट इज़ योर चॉइस टू कीप हेडिंग सेंटर अलाइंड और लेफ्ट अलाइंड, ये आपकी मर्जी है। आप चाहे तो सेंटर में हेडिंग को अरेंज कर लें, चाहे तो एक लेफ्ट साइड पर ले जाएं, चाहे तो राइट साइड पर भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन एक फॉर्मेट इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में हमेशा हेडिंग सेंटर में लिखते हैं तो कोशिश करें हमेशा सेंटर में लिखें, और अगर आप लेफ्ट साइड पर लिखते हैं तो कोशिश करें तमाम स्लाइड्स में हेडिंग लेफ्ट साइड पर ही लिखें। इसी तरह अपनी हेडिंग को और खूबसूरत बनाने के लिए, उसको और उठाने के लिए आप उसके अंदर बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने ऊपर जो हेडिंग एंड टेक्स्ट लिमिट वाली हेडिंग डाली है इसमें मैंने नीचे ग्रे कलर या डार्क ब्लैक कलर जो है उसको इस्तेमाल किया है। तो इससे क्या हुआ कि हेडिंग थोड़ी ज़्यादा उठ के सामने आ रही है। अच्छा, उसके बाद है इन प्रेजेंटेशन नेवर राइट लेंथी पैराग्राफ्स। हमेशा इससे हमेशा बचना चाहिए और बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं गूगल से, तो वो जस्ट वहां से कॉपी करते हैं और प्रेजेंटेशन में जाके हेडिंग के नीचे पेस्ट कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि वो 3 लाइनें 4 लाइनें जो होती हैं वो बड़ी बड़ी लिखी होती हैं। कभी भी ये काम नहीं करना, इस बात को गौर से सुन लें। आपने कोशिश करें नंबर वन तो ये कि राइट ओनली कीवर्ड्स, हमेशा बस काम के अल्फाज लिखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस या फिर बहुत कोई अहम लाइन है जो आप बताना चाहते हैं वो आप लिख दें। मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है इन वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर आपको बतानी बहुत ज़रूरी है तो फिर वो लाइन लिखेंगे, अदरवाइज बेहतर है कि आप इसको जस्ट कीवर्ड्स में प्रेजेंट करें। वो आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे आपने कीवर्ड्स लिखने हैं। आखिर में इसके बाद है यूज स्मार्ट आर्ट टू मेक प्रेजेंटेशन मोर कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग। इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, ज़्यादा कलरफुल बनाएं, ठीक है। सिंगल स्लाइड शुड नॉट कंटेन मोर देन 4 to 5 पॉइंट्स पर स्लाइड। कोशिश करें कि एक स्लाइड के ऊपर 4 से 5 लाइनें ही हों, इससे ज़्यादा ना हो। और मैंने यहाँ पे पॉइंट्स की बात की है। पॉइंट्स का मतलब यह है कि वो जो बुलेट्स आप लगा रहे हैं, अगर आप बुलेट्स लगा रहे हैं तो मैक्सिमम बस 4 हों या 5 हों, ठीक है। वैसे लेकिन मैंने नीचे फिर क्या साथ में क्या लिखा है, मैक्सिमम के बाद 3 आर आइडियल। बेहतर तो ये है कि 3 पॉइंट्स ही डिस्क्राइब किए जाएं, उनके दरमियान बराबर की स्पेसिंग हो, लेकिन 4-5 भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं फोटोग्राफ्स के हवाले से। तो फोटोग्राफ और फिगर लगाने के लिए चंद एक बातें सुन लें। नंबर वन, नेवर पुट एनी पिक्चर विदाउट कैप्शन। अक्सर बच्चे तस्वीर लगाते हैं उसके नीचे लिखा कुछ नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। हमेशा तस्वीर के साथ ये ज़रूर बताएं कि ये तस्वीर किस चीज़ की है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक तस्वीर आपके सामने एक प्रेजेंटेशन पेश की है अभी। इसमें देखें वर्टिसिलियम विल्ट ऑफ पोटैटो एक आलू की बीमारी है जिसके बारे में बताया जा रहा है, और उस आलू की बीमारी के नीचे तस्वीर लगी हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ तस्वीर लगा दी तो बस काम खत्म हो गया, नहीं, उसके नीचे बाकायदा देखें अगर गौर करें तो कैप्शन दी है जिसमें लिखा है कि इनिशियल सिम्टम्स जो है जी उसमें क्या होता है कि विल्टिंग ऑफ लोअर लीव्स होती है, और फिर दूसरे नंबर पे लेटर ऑन बाद में क्या होता है होल प्लांट विल्टिंग एंड डेथ। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन में बाकायदा तस्वीर के नीचे बताया है कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। और एक और किस्म होती है तस्वीर की जो अक्सर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ओनली फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द स्लाइड। बाद दफ़ा बैकग्राउंड में कोई तस्वीर लगा देते हैं ताकि स्लाइड खूबसूरत नजर आए। उसका पर्पस बेसिकली समझाना कुछ नहीं होता, जस्ट एक ब्यूटिफिकेशन होती है। जैसे एग्जांपल दी है मैंने कि हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी, एक बच्ची को प्रेजेंटेशन दी, उसने पीछे एक ये प्रेजेंटेशन के तस्वीर लगा दी ये डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स की कि जनाब ये खाएंगे तो इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। इस केस के अंदर अगर आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन में स्लाइड लगाना चाहते हैं, तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि वो वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर हो।
गूगल पे जब भी सर्च करें ना कोई चीज़, तो उसके साथ लिख दिया करें जैसे एप्पल विद वाइट बैकग्राउंड, तो वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीर आ जाएगी। और यही वजह है कि मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि बैकग्राउंड हमेशा वाइट रखा करें, वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप फिर भी कोई और कलर इस्तेमाल करते हैं, किसी और बैकग्राउंड में जाते हैं, तो फिर गूगल पर सर्च करें, मतलब फर्ज करें जी आपने रेड कलर का बैकग्राउंड रखा है या येलो कलर का बैकग्राउंड रखा है, तो उस केस में फिर आप गूगल सर्च करें एप्पल विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स जो हैं वो आएंगी आपके पास, वो उनको ओपन करें, वो आमतौर पे पीएनजी या टिफ फॉर्मेट में होंगी, वो डाउनलोड करें और वो अगर लगाएंगे तो वो फिर आपके बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाएगी। आखिरी बात, ऑल्सो टेक ग्रेट केयर ऑफ स्पेसिंग वाइल अरेंजिंग पिक्चर्स ऑन सिंगल स्लाइड। जब आप किसी स्लाइड पर तस्वीरें लगा रहे हो ना, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि या तो वो तस्वीरें साइज में ऊपर नीचे होती हैं और उनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं हुई होती, जैसे वो ये ऊपर वाली स्लाइड देखें वर्टिसिलियम वाली, तो आप देखेंगे कि ये ऊपर और नीचे से हर तरफ से स्लाइड जो है एक दूसरे के साथ देखें कैसे बराबर है, इसीलिए ये खूबसूरत लग रही है। अगर इसमें से कोई एक स्लाइड छोटी होती है और एक स्लाइड बहुत बड़ी होती तो ये बुरी लगती। अच्छा, बाज बच्चे एक और गलती भी यहाँ पर करते हैं, वो ये कि स्लाइड को ये तस्वीर को एक साइड से पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं और तस्वीर को ख़राब कर लेते हैं। जब भी आपने तस्वीर को बड़ा या छोटा करना है तो मेरी बात गौर से सुन लें, तस्वीर को हमेशा उसके कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करें, कॉर्नर से, ठीक है, ताकि लेंथ और विड्थ इक्वली बढ़े। कभी भी एक साइड से नहीं पकड़ना। बच्चे क्या करते हैं, या लेफ्ट साइड से उसको पकड़ लेते हैं या बॉटम से पकड़ लेते हैं और उसको खींचना शुरू कर देते हैं, या तो वो पत्ता बहुत लंबा हो जाएगा या वो पत्ता बहुत चौड़ा हो जाएगा और दोनों तस्वीर ही खराब हो जाएंगी। कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करें, उसको उसको रीसाइज करें, उसको थोड़ा क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर लें, लेकिन कभी भी उसको इस तरीके से ड्रैग नहीं करना जो मैंने अभी आपको बताया है कि आप बगैर किसी सोचे समझे उसको लंबा या चौड़ा कर देते हैं। आखिरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अब ये पहली बातें होगी सारी सेटिंग्स के हवाले से, अब है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का इस्तेमाल करें। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या है, ये मैंने एक एनिमेशन आपके लिए बनाया है, इसको आप देखते जाएं साथ साथ। ये एग्जांपल्स ऑफ लिस्ट प्रोसेस ये डिफरेंट है, इनको देखते जाएं, मैं साथ साथ कुछ बातें आपको बता देता हूँ। स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट्स ये आखिरी हल होता है आपके पास, जब आप प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तो उसके बाद आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले प्रेजेंटेशन पूरी बना लें, जब प्रेजेंटेशन बन जाए तो उसके बाद फिर चीज़ों को, उस टेक्स्ट को जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में लिखा है उस टेक्स्ट को कोशिश करें स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करने की। स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ है, इसमें आपके पास डिफरेंट कलरफुल प्री फॉर्म्ड कुछ ड्राइंग्स हैं जिनके अंदर आप अपनी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं मैंने बताया हुआ है। इसमें डिफरेंसेस आप अगर कोई बताना चाहते हैं दो चीज़ों के दरमियान, वो आप लिख सकते हैं। टाइप्स बयान करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैकेनिज्म कोई प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फ्लो चार्ट्स की आपको बात करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। स्मार्ट आर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें एक तो ये कि ये साफ सुथरा दिखता है, ये एक खूबसूरत सी ड्राइंग्स बनी आ जाती हैं, आपका टेक्स्ट नहीं रहता वहां पर। दूसरे नंबर पर ये लेस बोरिंग बन जाता है कि लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। तस्वीर देखना हर कोई पसंद करता है, लेकिन पढ़ना कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है, यही वजह है कि आप मूवी देखना अच्छा आपको लगता है। और आखिरी बात इसमें यह है कि ये कलरफुल होती हैं, ये इसमें कलर्स भर सकते हैं और ये स्लाइड्स को और एक तड़का लगा देती हैं रंग का, जिसकी वजह से खूबसूरत दिखती है। तो उसका स्मार्ट आर्ट का लाजमी इस्तेमाल करें। जो नए वर्ड आए हैं 2016 से ऑनवर्ड, उन तमाम में स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, वहां से आप इनको अवेल कर सकते हैं। जस्ट इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां से स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, आखिर में अब चंद एक बातें जो बहुत अहम है आपके लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए, इनको गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर ना करें। ग्रामेटिक मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं आपकी प्रेजेंटेशंस में, और ये बहुत बुरा इंप्रेशन डालती हैं टीचर के ऊपर। टीचर को ये लगता है कि इस बच्चे ने जो है ना प्रेजेंटेशन पढ़ी नहीं हुई। एग्जाम्पल देता हूँ कुछ वर्ड्स की, जैसे ये अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का पता ही नहीं चलता है उनको, बाद दफा असूल वाले की बजाय प्रिंसिपल दूसरा लिख रहे होते हैं। इफेक्ट और इफेक्ट अक्सर बच्चों का गलत होता है। इसी तरह इसमें ये वैसे कम गलती होती है, लेकिन बाज दफा ये भी मैंने देखी है डियर की गलती। एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब, अगर एक गलती से आपने बी का डी डाल दिया तो वो वर्ड की मीनिंग ही चेंज हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये इन चीजों को जरा गौर इन पे किया करें। इसी तरह ग्रामेटिक मिस्टेक्स भी ठीक करें। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, बी कंसिस्टेंट इन स्लाइड डिजाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप एंड कलर कॉम्बिनेशन। अपनी स्लाइड्स के लिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनाएं। अगर आप हेडिंग को हमेशा रेड कलर से लिख रहे हैं, सेंटर में अलाइन कर रहे हैं और उसका 32 का फॉन्ट रख रहे हैं, तो कोशिश करें तमाम स्लाइड्स में इसी तरीके से लेकर चलें।
ठीक है। और अगर इसी तरह आप अगर उसके अंदर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो अगर आप 28 के फॉन्ट पे लिख रहे हैं और लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं, बुलेट्स लगा रहे हैं, तो कोशिश करें तमाम चीज़ें वैसी लेकर चलें। एक यूनिफॉर्म पैटर्न आपकी स्लाइड्स में नजर आना चाहिए। ये ना हो कि एक स्लाइड हरी है तो दूसरी नीली है, दूसरी नीली है तो तीसरी पीली है। ये बड़ा एक बुरा इंप्रेशन डालता है। इसका मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ कहीं से उठाई है, कोई चीज़ आपने किसी की स्लाइड कॉपी कर ली है। कोशिश करें आपका आपका अपना जो एक रंग है उसके अंदर नजर आना चाहिए कि आपने स्लाइड पर मेहनत की है। दूसरा पॉइंट, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड एंड एब्रीविएशन विच इज यूज्ड इन योर प्रेजेंटेशन। यहाँ पर मेरी एक बात गौर से सुन लें कि जो लफ्ज आप प्रेजेंटेशन में लिखेंगे उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो कोशिश करें जो एब्रीविएशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाजमी आपको पता हो, उसके अंदर जो डेफिनेशंस आप लिख रहे हैं उनका आपको लाजमी पता हो, कोई मैकेनिज्म है उसके बारे में आपसे सवाल हो सकता है, उसको लाजमी पढ़ लें, ये बहुत अहम बात है। चौथा पॉइंट, टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को एक बार लाजमी अपनी प्रेजेंटेशन सुनाएं और उनसे कहें कि आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में आपसे सवालात करें। ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस अपने दोस्तों से कहें कि वो आपसे करें। इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। इससे क्या होगा कि आपको वो मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस बन जाएंगे, 20-25 सवाल बन जाएंगे। जो बच्चों ने आपसे पूछे हैं आप उनके जवाब तैयार कर लें तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ मुझे अक्सर बातों का पता है। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट है जो कि इस वक्त ज़्यादा अहम है और ये वैसे भी बहुत अहम है। वो क्या कि आप शीशे के आगे खड़े होकर अगर घर में अकेले हैं, मतलब आप कोरोना की वजह से घर में इस वक्त, स्कूल तो खुले नहीं हुए, कॉलेजेस, तो आप अभी शीशे के आगे खड़े होकर प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी आंखों में आंखें डालकर। कम से कम 5 से 10 दफ़ा आपको अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना चाहिए, कम से कम। और एक कापी पेंसिल भी साथ रखें और जो पॉइंट्स आप भूलते हैं, जिस स्लाइड पर आप फंसते हैं जाकर, जिस पॉइंट को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते या जिस जिस जगह पर आप भूल जाते हैं चीज़ों को कि मेरी स्लाइड में से अगली स्लाइड क्या आती है, उसको आप कापी पर लिख लें। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो ये बहुत अहम बात है। अच्छा, फिर उसके बाद आखिरी बात, नेवर डिक्टेट फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत अहम है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, पैराग्राफ लिख लेते हैं और जब उधर जाते हैं, उनको बुलाया जाता है डाइस के ऊपर, तो वो डाइस के ऊपर खड़े होकर अपना मुंह पीछे करके स्लाइड स्क्रीन की तरफ और प्रेजेंटेशन पढ़ रहे होते हैं। और ये बहुत एक बुरा इंप्रेशन डालता है। और ये तो बिल्कुल वही है कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन की सिर्फ पढ़ना ही है तो हम भी पढ़ सकते हैं, हमारे पास भी आंखें मौजूद हैं। एक्चुअली व्हाट वी वांट फ्रॉम यू इज, ये आप तस्वीर देख रहे हैं आपके सामने एक लगी हुई है, कि इसमें ये शख्स जो खड़ा है ये स्माइल पास कर रहा है और ये अपने हाथों से मूवमेंट करके चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। द पर्सन इज परफॉर्मिंग वाइल प्रेजेंटिंग, वो परफॉर्म कर रहा है। और प्रेजेंटेशन भी अगर उसके पीछे देखें तो वो कलरफुल से प्रेजेंटेशन है, वो कोई बड़े बड़े टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे। और जो लोग सामने बैठे हैं जो उसको देख रहे हैं वो देखें तो वो उस प्रेजेंटर को देख रहे हैं, ना कि उसकी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। अगर आप भी प्रेजेंटर जो जो प्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंटेशन को, अगर वो भी लोगों को देखने की बजाय स्क्रीन को देखना शुरू कर देगा तो फिर लोग भी आपको छोड़कर स्क्रीन को देखना शुरू कर देंगे। और फिर आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कोई अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, वो तो जस्ट एक डिक्टेशन हो रही है। आप हमें पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं और हम आपकी तरह हम भी उसको पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। कोशिश करें आई कांटेक्ट बनाएं। बिल्कुल आंखों के अंदर झांकने की भी जरूरत नहीं है, उससे आप भूल जाएंगे प्रेजेंटेशन को, लेकिन एक ओवरऑल आप एक्सप्रेशन ये दें कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। ठीक है। और वहां पर परफॉर्म करें जाकर, प्रेजेंटेशन के अंदर अपने हैंड गेस्टर्स का इस्तेमाल करें, चीजों को एक्सप्लेन करें बाय योरसेल्फ, खुद से। अच्छा जी। और ये बहुत अहम पॉइंट है। अक्सर बच्चों के लिए ये होता है कि जब आप घर में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उस वक्त तो आप कहते हैं यार ये तो बहुत आसान है, शीशे के आगे खड़ा होकर मैं 5 मिनट में प्रेजेंटेशन अपनी रिवाइज कर लेता हूँ। जब आप अपने दोस्तों के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी झिझक खत्म हो जाती है, आप वहां पर भी प्रेजेंट कर देते हैं। सबसे मुश्किल काम होता है कि जब आप किसी क्लासरूम में 50 या 100 बच्चों के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपको पता है कि टीचर भी यहीं पर बैठा है और आपको जज कर रहा है, वहां पे प्रेजेंटेशन देना बहुत मुश्किल होता है। तो उस जगह पर सबसे पहला मेरा मशवरा, बी काम। अपने आप को जो है ना वो मुतमईन रखिए, अपने आप को तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, ज़रा काम रहिए। ठीक है। शो द बेस्ट ऑफ यू, कोशिश कीजिए कि ये आप मौका इसमें बेस्ट अपना शो करूं। यहाँ पे नीचे एक मैंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है आपके लिए, द मोर यू थिंक द मोर यू फील। जितना आप सोचेंगे ना कि टीचर आपको देख रहा है, बच्चे आपको देख रहे हैं, अब क्या होगा, अब तो मैं फंस गया, अब तो ये हो गया, तो फिर उतना ही आपके लिए वो चीज़ें बुरी हो जाएगी। आप इन चीज़ों को सोचना छोड़ दें वहां पर खड़े होकर,
ओपन योर आर्म्स एंड स्टार्ट देम मूविंग, ये एक बड़ा नॉर्मल टैक्टिक है कि अपने हाथों को खोलिए और प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। जब आप हाथों की मूवमेंट शुरू करते हैं ना तो बॉडी हरकत में आती है, देन यू आर एक्टिव, और फिर आप जो है ना वो एक उस फ्रस्ट्रेशन से निकल जाते हैं जो आपको फील हो रही होती है डाइस के पीछे खड़े होकर। डाइस के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, डाइस को पकड़ के जोर से खड़े होने की जरूरत नहीं है, पत्थर का मुजस्मा बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ओपन हो, अपने हाथों को मूव करें ताकि आसानी से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें। एक बार जब अपने हाथों की अपनी मूवमेंट शुरू करेंगे, हैंड गेस्चर शुरू करेंगे, आपको खुद ही वो झिझक खत्म हो जाएगी। और एक बार जब आपने स्टार्ट कर लिया प्रेजेंटेशन देनी, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस तरह प्रेजेंटेशन दे आएंगे। आखिरी पॉइंट जो कि बहुत अहम है, और मैंने इसके नीचे एक बड़ी फनी बात लिखी है जो कि बहुत सच्ची है। जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़े हो ना, तो यहाँ पर मैं एक पहले आपको बात बताऊं कि मेरा एक दोस्त होता था, उसने ये मुझे बात समझाई थी। उसने कहा कि जब मैं उसामा प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ तो मैं डाइस पर खड़ा होकर ये सोचता हूँ कि जो मेरे आगे लोग बैठे हैं ये सारे बेवकूफ़ हैं, सिर्फ मैं ही इनमें अक्लमंद हूँ, और जो मैं इनको बताऊंगा ना ये चुप करके मेरी बात सुन लेंगे। अगर आपका ये थीम हो तो डेफिनेटली फिर आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं। क्या अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा आप मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल सही बात है। जितनी मेहनत आपने अपनी प्रेजेंटेशन पर की है, जितनी चीज़ें आपने इसके बारे में सर्च की हैं, हम बीइंग अ टीचर या वो स्टूडेंट्स जो आपके प्रेजेंटेशन को सुन रहे होते हैं वो उतनी तैयारी करके नहीं आए होते। ठीक है ना, तो एक्चुअली तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो बातें जितनी तैयारी आप करके आए हैं, जितनी आपने मेहनत की है इस प्रेजेंटेशन के टॉपिक के ऊपर, उतनी मेहनत हमने नहीं की। तो आपको चाहिए कि वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहें, वहाँ पर अपनी आवाज़ में पुख्तगी लेकर आएँ, ये बहुत अहम बात है। कांपती आवाज़ से प्रेजेंटेशन देंगे तो फिर तो आपके टीचर जो है आपको पकड़ लेगा फ़ौरन से। अपनी एक आवाज़ में पुख्तगी लाएँ, कॉन्फिडेंस लाएँ, जो आप बात कर रहे हैं उसमें उस पर डटे रहें कि हाँ जी सर ये मैंने पढ़ा है, ऐसे ही है, ये ऐसे है, ठीक है ना। हो सकता है गलत भी हो, कोई बात नहीं, वो फिर जहाँ पे गलत होंगे वहाँ पे सॉरी भी कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन सबसे पहली बात, फर्म कॉन्फिडेंट वॉइस कपल्ड विद हैंड एंड फेशियल गेस्चर्स इज की टू सक्सेस। आप मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, लिटरली मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि वो बेचारे सच बता रहे होते हैं लेकिन इतना डर डर के बता रहे होते हैं कि लगता है टीचर को ये गुमान होता है कि ये गलत बात कर रहा है। और बाद मैंने ऐसे शहजादे भी देखे हैं जो झूठ बोलते हैं और इतने पुख्तगी से बोलते हैं कि लगता है बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो ये जनरल बातें थी इसके बारे में, ये आपने आई होप आपने पढ़ ली होंगी।